अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंटरनेशनल खबरों का हमारा ललन टॉप बुलेटिन दुनियादारी। आज बात होगी एक सरकारी फैसले की, जिसके तहत कुछ धार्मिक प्रतीकों पर ताला लगाने की तैयारी हो रही है। सरकार ने इस फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया है, जबकि विरोधियों का कहना है कि सरकार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है। ये सब कहां हो रहा है? सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप क्यों लग रहे हैं? इस पूरे प्रकरण में एक आतंकी हमले का क्या रोल है? सब आपको विस्तार से बताएंगे। ये बात है अप्रैल 2019 की। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम रॉ के नाम से जानते हैं, को कुछ सीक्रेट जानकारियां हाथ लगी। इसमें दर्ज था कि श्रीलंका में चर्च और भारतीय दूतावास पर किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश चल रही है। रॉ ने इस जानकारी को स्टेट इंटेलिजेंस सर्विस SIS के साथ साझा किया। SIS श्रीलंका की खुफिया एजेंसी है। शुरुआत में इसे नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से जाना जाता था। SIS ने इस टिप को सरकार के साथ साझा किया, आगे की कार्रवाई के लिए इजाजत मांगी, लेकिन वहां अंदरूनी पॉलिटिक्स चल रही थी। इस चक्कर में एक खतरनाक आहट को नजरअंदाज कर दिया गया। फिर आई 21 अप्रैल की तारीख, ईस्टर संडे का दिन। ईसाई इस दिन को जीसस क्राइस्ट के पुनर्जीवित होने की याद में सेलिब्रेट करते हैं। राजधानी कोलंबो में उस दिन खुशी का माहौल था। चर्चों में प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई थी। सब कुछ अपनी गति से घट रहा था। अचानक ही सब पलट गया। वहां जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई पड़ने लगी। फिर चीख पुकार मची और पूरा नजारा विभत्स हो गया। हर तरफ तबाही मची थी। लाशों का अंबार लगा था। वो खुशनुमा सुबह मिनटों के भीतर मातम में बदल गई। उस सुबह कोलंबो में 6 धमाके हुए, 3 चर्चों और 3 लग्जरी होटलों में। सारे हमले आत्मघाती थे, यानी हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया था। उसी रोज जब प्रशासन घायलों को बचाने और आगे की तहकीकात में व्यस्त था, 2 धमाके और हुए। कोलंबो से सटे इलाकों में 21 अप्रैल 2019 को हुए 8 सीरियल ब्लास्ट में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 500 से अधिक लोग घायल हुए थे। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी थे जो छुट्टियां बिताने श्रीलंका आए हुए थे। इस आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को सकते में ला दिया। श्रीलंका में सिविल वॉर का लंबा इतिहास रहा है। 2009 में सेना ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जिसे लिट्टे के नाम से जानते हैं, को निर्णायक तौर पर हरा दिया था। तब जाकर सिविल वॉर पर विराम लगा। फिर देश में उम्मीद की किरण नजर आई, शांति की उम्मीद। इस भरोसे में खलल किसने डाला? एक पवित्र दिन पर किसकी नीयत खराब हो गई? इसका आरोप लगा 2 स्थानीय मुस्लिम गुटों पर। इनमें सबसे खास था नेशनल तौहीद जमात, एक कट्टर इस्लामिक संगठन जिसे बौद्ध मूर्तियां तोड़ने और शरिया कानून का प्रचार प्रसार करने के लिए जाना जाता था। तौहीद जमात के लीडर जहरान हाशिम को इस हमले का मास्टरमाइंड बताया गया, लेकिन जांच एजेंसियां इतने से संतुष्ट नहीं थीं। उन्हें किसी बाहरी सपोर्ट का शक था। उन्हें लग रहा था कि इतना बड़ा हमला अकेले तौहीद जमात के बस की बात नहीं हो सकती। ये शक तब गहरा गया जब इस्लामिक स्टेट यानी IS ने ईस्टर संडे को हुए हमलों की जिम्मेदारी ले ली। इसके बाद इस्लामिक स्टेट के मुखिया अबू बकर अल बगदादी ने एक वीडियो भी जारी किया। इसमें उसने आत्मघाती हमलावरों को शहीद बताया और उनकी खूब तारीफ भी की। श्रीलंका में इस्लामिक स्टेट के हस्तक्षेप का ये पहला बड़ा मामला था। हालांकि ये दावा कभी साबित नहीं हो सका। खैर, हमले के बाद और क्या क्या हुआ? सरकार ने नेशनल तौहीद जमात को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। पुलिस ने तौहीद जमात के ठिकानों पर छापेमारी की और कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया। मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी। सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर दिया गया। कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। बुर्का और सोशल मीडिया पर बैन तो अस्थायी था, लेकिन एक चीज स्थायी तौर पर बस गई, वो थी मुस्लिमों के प्रति नफरत। श्रीलंका में मुस्लिम आबादी लगभग 10% है। बहुसंख्यक हैं सिंहली बौद्ध। उनकी आबादी लगभग 70% है। अल्पसंख्यक होने के बावजूद मुस्लिम चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते थे। उनकी आर्थिक स्थिति भी बाकियों से बेहतर है। इसमें सिंहली लोग गुस्सा रहते थे। आतंकी हमले ने इस आग को और भड़का दिया और उन्हें अपना रोष जाहिर करने का मौका दे दिया। ईस्टर संडे अटैक के वक्त श्रीलंका के राष्ट्रपति थे मैत्रीपाल सिरिसेना। 2015 के राष्ट्रपति चुनाव में तौहीद जमात ने सिरिसेना के पक्ष में कैंपेन चलाया था। सिरिसेना पर कट्टर संगठनों को बढ़ावा देने का आरोप लगा। चौतरफा घिरे सिरिसेना ने चुनाव में न उतरने का फैसला लिया। जब नवंबर 2019 में दोबारा राष्ट्रपति चुनाव हुए, विपक्ष ने मुद्दे को पकड़ लिया था।
विपक्ष के उम्मीदवार थे गोटबाया राजपक्षे, पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई। जब महिंदा राष्ट्रपति थे तब गोटबाया रक्षा सचिव का पदभार संभाल रहे थे 2005 से 2015 तक। इसी दौरान उन्होंने लिट्टे के खात्मे की पटकथा लिखी। इन सबके बीच गोटबाया पर मानवाधिकार उल्लंघन और युद्ध अपराध के आरोप भी लगे, लेकिन उन्होंने इससे हमेशा इनकार किया है। जब 2019 में राष्ट्रपति चुनाव का दिन आया, सिंहली लोगों को लगा गोटबाया ही वो शख्स हैं जो उनके इस्लामिक कट्टरता से उन्हें बचा सकते हैं। उन्होंने एकमुश्त होकर गोटबाया के पक्ष में वोटिंग की। गोटबाया भारी अंतर से चुनाव जीत गए। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने ऐसे लोगों को प्रमुख पदों पर बिठाया जिनके ऊपर वॉर क्राइम्स के आरोप थे। उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी पीटीए को और नुकीला बनाया। ये एक्ट क्या है और आखिर कहां से आया? पीटीए 1979 में टेम्पररी तौर पर लागू किया गया था। 1982 में इसे स्थायी बना दिया गया। इसके तहत पुलिस किसी भी संदिग्ध की तलाशी ले सकती थी और जब चाहे तब उसे गिरफ्तार कर सकती थी। समय के साथ साथ ये कानून क्रूर होता गया। जानकारों के मुताबिक कई बेगुनाह लोगों को, विशेष तौर पर अल्पसंख्यकों को इसका कहर झेलना पड़ा। उसकी कभी भरपाई नहीं हो पाई। सिरिसेना सरकार ने इसे इन अत्याचारों को माना और पीटीए को भंग करने की दिशा में कदम भी बढ़ाया, लेकिन ऐसा होता उससे पहले ही उनकी सरकार चली गई। अब आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? वजह है गोटबाया सरकार का नया फैसला। श्रीलंका सरकार पूरे देश में बुर्का पहनने पर रोक लगाने जा रही है। साथ ही 1000 से अधिक मदरसों पर भी बैन लगाने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा पीटीए के तहत पुलिस किसी भी संदिग्ध को 2 साल तक के लिए हिरासत में रख सकती है, वो भी बिना कारण बताए। मिनिस्टर फॉर पब्लिक सिक्योरिटी शरत वीरासेकरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लिया गया है। वीरासेकरा ने यह भी कहा कि उनके समय में मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं बुर्का नहीं पहनती थीं। ये धार्मिक अतिवाद है। श्रीलंका में फिलहाल लगभग 2000 मदरसे हैं। वीरासेकरा ने बताया कि ये मदरसे राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को ठेंगा दिखा रहे थे। उन्होंने कहा, कोई भी स्कूल खोलकर बच्चों को बेमतलब की चीजें नहीं पढ़ा सकता है। जो भी मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर जल्द ही ताला लगाया जाएगा। सरकार अपने फैसलों पर डटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ इनका विरोध भी शुरू हो गया है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि सरकार मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन कर रही है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का तर्क है कि ऐसे समय में जबकि मुस्लिम आबादी खतरा महसूस कर रही है, ऐसे फैसलों से उनका भरोसा और कमजोर होगा। उनका इशारा कोविड-19 में मुस्लिमों को जलाने के आदेश की तरफ था। दरअसल पिछले साल सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर कहा था कि कोविड-19 से मरने वालों को दफनाने की जगह जलाया जाएगा। उनका तर्क था कि दफनाने से कोरोना वायरस से फैलने की आशंका होती है। हालांकि उन्होंने इस दावे को लेकर कोई सबूत पेश नहीं किया। इस्लाम में मृत शरीर को दफन करने की परंपरा है। सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे नाराज मुस्लिमों ने देश भर में प्रदर्शन भी किए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस निर्णय की कड़ी आलोचना की। आखिरकार 26 फरवरी 2021 को सरकार ने अपनी जिद छोड़ दी और अपना फैसला वापस ले लिया। बुर्का और मदरसों पर बैन को लेकर भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। क्या इस बार भी सरकार अपने कदम पीछे खींच लेगी? जानकारों की माने तो ऐसा होना बेहद मुश्किल है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस्लामिक कट्टरता की मुखालफत गोटबाया सरकार की सबसे बड़ी करेंसी रही है। इसी के जरिए वो बहुसंख्यक सिंहली लोगों को अपने पाले में करने में सफल रही है। वो इसे गंवाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहेगी। इसके अलावा सरकार सिंहली लोगों में कट्टर इस्लाम का डर बरकरार रखना चाहती है ताकि बहुसंख्यक आबादी को कोई दूसरा विकल्प न मिल जाए। ये गोटबाया राजपक्षे और उनके पार्टी के लिए तो फायदे का सौदा है, लेकिन श्रीलंका के लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये वक्त उम्मीदों और आशंकाओं की सीमा पर खड़ा है। ये किस करवट बैठेगा, इससे जुड़ी अपडेट्स लल्लन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी म्यांमार से है। यहां मिलिट्री सरकार का हिंसक रुख जारी है। रविवार 14 मार्च को सेना के हमले में 38 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा विरोध यांगून शहर में देखने को मिला। प्रोटेस्टर्स की भीड़ ने 2 चाइनीज फैक्ट्रियों में आग लगा दी, जिसके बाद सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस झड़प में एक पुलिस वाला भी मारा गया। अभी तक पूरे म्यांमार में 126 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं, जबकि 2150 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। दूसरी सुर्खी चीन से है। गोबी मरुस्थल से उठे रेतीले तूफान ने राजधानी बीजिंग और आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। पूरा शहर धूल और गर्द से भरा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे खराब स्तर तक पहुंच गया है। प्रशासन ने इलाके में येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों से खिड़कियां दरवाजे बंद कर अपने घरों में रहने की अपील की गई है।
इस तूफान से मंगोलिया भी खासा प्रभावित हुआ है। वहां 341 लोगों के गायब होने की रिपोर्ट है। कई उड़ानों को डाइवर्ट भी करना पड़ा है। चीन के मौसम विभाग का कहना है कि यह स्थिति कुछ और दिनों तक बनी रह सकती है। आज की तीसरी सुर्खी नेदरलैंड्स से है। नेदरलैंड्स ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ये रोक कम से कम 29 मार्च तक लागू रहेगी। इस बीच सरकार इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की जांच करेगी। दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद लोगों में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या देखने को मिल रही है। नेदरलैंड्स से पहले आयरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, बुल्गारिया और थाईलैंड ने इस वैक्सीन पर रोक लगा रखी है। हालांकि WHO का कहना है कि वैक्सीन और ब्लड क्लॉटिंग का आपस में कोई लेना देना नहीं है। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।